हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एस लर्निंग चैनल्स पर एक बार फिर से वेलकम है। और जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था दा विंसी और वेरिटास मिशंस के बारे में, तो आज हम देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि आप पर जैसे भी कोई करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक जैसे मैं यहाँ से डालता हूँ तो आप तक तुरंत ही पहुँच जाए। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी एक रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में एक रिसर्च हुई है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। वो इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसने एक रिसर्च की है और ये पाया है कि अपने जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें पोल्यूशन का लेवल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्या उसने रिसर्च पब्लिश्ड की है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उसके अलावा और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कि एक दूसरी रिसर्च पब्लिश्ड हुई है, अमेरिकन की कोई रिसर्च एजेंसी है, उसने पब्लिश्ड की है और उसने बताया है कि जो अपना ये आयरन का फोर्टिफिकेशन होता है, तो ये एक अभी तक क्या माना जाता था कि आयरन का फोर्टिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी है, इसेंशियल्स थिंग्स है। लेकिन अब जो रिसर्च निकल के आई हैं तो उसमें से निकल के आ रहा है कि आयरन का फोर्टिफिकेशन नेसेसरी तो है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर वो जा रहा है तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि वो बहुत सारे रोगों को बढ़ा रही है आयरन की फोर्टिफिकेशंस। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज। उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा देखेंगे कि अपना एक कोई आइलैंड्स पाया गया है जहाँ पर हैबिटाट्स की रिसर्च को फाइंड आउट किया गया है, ह्यूमन सेटलमेंट्स की रिसर्च को फाइंड आउट किया गया है। उसके अलावा कौन से ऐसे एक प्राणी के ऊपर रिसर्च हुई है और पाया गया है कि वो ह्यूमंस की स्पीच की तरह अपनी वॉइस को अप एंड डाउन कर सकता है। उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के बारे में भी कुछ देखेंगे अपने करंट ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्थ ईस्ट से। तो वो क्या रिपोर्ट किया हुआ है, अर्ली साइंस ऑफ वर्सनिंग एयर इमर्जेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसमें क्या है कि अपनी जो एक दिल्ली बेस्ड एक है दिल्ली में एक एजेंसी है, यानी एक इंस्टीट्यूट है, दिल्ली बेस्ड है, और उसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसने अपने रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश्ड की है और उस रिसर्च में उसने बताया कि अपने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसमें इंक्रीज होने के क्या कारण है, तो उसने सेम ही अपना कारण बताया है कि दो इंक्रीजिंग मोटराइजेशन अर्बनाइजेशन और ये अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इसके भी कारण है, जो वहाँ पर एयर की क्वालिटी वर्स्ट होती चली जा रही है। अपने उस रिसर्च में उसने किन किन इंस्टीट्यूट्स का यूज़ किया है, तो उसने जो अभी क्या है कि एयर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए अपने देश में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, यानी बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। तो उन सेंटर्स का क्या होता है, उन सेंटर्स का होता है कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, यानी कि बहुत सारे स्टेशंस बनाए गए हैं अक्रॉस द नेशन, जो कि एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी उस रिसर्च को पब्लिश करने में उन्हीं स्टेशंस का जो डेटा है उस डेटा को कैप्चर किया है, यानी उस डेटा को लिया है, उसके अलावा फिर फाइंड आउट किया है। तो उसने क्या देखा है कि उसने ये देखा है कि पहले क्या होता था कि पहले जो भी अभी एयर पोल्यूशन की जो शोर शराबा होता था वो ये होता था कि जो अपनी ये गंगेटिक प्लेन्स हैं, जो अपने गंगेटिक्स प्लेन्स हैं या मिड गंगेटिक प्लेन्स हैं, जैसे कि अपना ये हरियाणा के कुछ सिटीज़ हो गए, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी के कुछ सिटीज़ हो गए, या मिड यूपी
वही क्या हुए थे, अभी एक चिंता का विषय बने हुए थे कि इनके जो शहर हैं, जो गैंगेटिक प्लेन्स के जो शहर हैं, वो उसमें एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्ष तक चली आती है। जैसे कि दिल्ली का तो आप सुनते ही रहते होंगे कि दिल्ली में सर्दियों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पराली की वजह से। इसी तरह हरियाणा की जो सिटीज़ हैं उनमें भी पराली की वजह से कितना सारा एयर पोल्यूशंस का प्रॉब्लम्स रहता है। तो अभी क्या हो गया है, अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट, जबकि ये कंसीडर किया था कि नॉर्थ ईस्ट जियोग्राफिकल वे में मतलब इस तरह से उसकी जियोग्राफी है कि वहाँ पे ज़्यादा मोटराइजेशन नहीं हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो मतलब उसका जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे एयर क्वालिटी की जो अब ख़राब होती चली जा रही है उसके अर्ली साइंस आने शुरू हो गए। तो इसी श्रृंखला में जो दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने अपनी रिसर्च पब्लिश की है और उसने देखा है कि इन सारे जो शहर हैं इनमें एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है, जो PM 2.5 लेवल है, जो एयर क्वालिटी का एक इंडेक्स होता है PM 2.5। तो PM 2.5 क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है। PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, 2.5 उसका साइज होता है। मतलब जो 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 भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो फ्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो उनका साइज अगर 2.5 माइक्रोन्स से, या तो उनका जो साइज है 2.5 माइक्रोन्स है या उससे बिलो के जितने भी पार्टिकुलेट यानी जितने भी पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड मोड में पाए जाते हैं उनका काउंट होता है PM 2.5। तो अगर ये एक क्या होता है, एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है कि इस नेशनल स्टैंडर्ड से अगर ऊपर PM 2.5 का ग्राफ जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसको एक मतलब एयर क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है। तो उसके बिलो रहना ही एयर क्वालिटी की गुडनेस को बताता है। तो PM 2.5 लेवल क्या है, PM 2.5 लेवल ये अपना जो नेशनल लेवल का है उसमें उसका स्टैंडर्ड है 40 माइक्रोग्राम, 40 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम है, सॉरी मिलीग्राम नहीं है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर। तो जो नेशनल का स्टैंडर्ड्स है PM 2.5 लेवल के लिए वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 40 माइक्रोग्राम्स अगर पार्टिकुलेट मैटर्स पाया जाता है तो इट इज़ ओके, ये नेशनल लेवल को इंडिकेट्स करता है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है, इसके ऊपर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके नीचे अगर जाता है तो हम ये बोलेंगे कि PM लेवल उसका क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब PM लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के बाद भी उसको 3 स्टैंडर्ड्स में बांटा गया है, उसको एक मतलब सूचकांक दे दिया गया PM 2.5 लेवल्स को। तो एयर की क्वालिटी को हम 3 स्टैंडर्ड्स में डिफाइन करते हैं, या तो वो गुड होगी, गुड क्वालिटी होती है, उसके बाद क्या होता है सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी होती है, या फिर वेरी बैड यानी सीवियर क्वालिटी होती है। तो ये उसके PM 2.5 लेवल के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। अब उसने जो CSE जो इंस्टीट्यूट है उसने ये इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो भी डेटा प्राप्त किया है वो अपने 7 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, जो कि 7 है वो कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जो कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट्स हैं उनके अक्रॉस फैले हुए हैं। तो मैं बता दूं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो 7 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो उनमें से 2 स्टेशंस अपने गुवाहाटी में लोकेटेड हैं, एक अपना लोकेटेड है त्रिपुरा में, एक लोकेटेड है मेघालय में, एक लोकेटेड है मिजोरम में, एक लोकेटेड है अपना नागालैंड में, और एक लोकेटेड है अपना अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे वो 7 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जिनके डेटा को उसने यूज़ किया, CSE ने यूज़ किया है, उसके बाद एक रिसर्च पब्लिश्ड की है। तो अब उसने क्या देखा है, उसने देखा है कि अब उसने इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए क्या किया, फ्रॉम जनवरी 1 2019 टू दिसंबर 7 2021 इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ओवर एनुअल एंड सीजनल पीरियड। उसने 1 जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक के डेटा का यूज़ किया है अपनी इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए।
तो उसमें क्या हो गया कि जो अपना गुवाहाटी में जो भी स्टेशंस हैं अक्रॉस स्प्रेड अक्रॉस, ये जो अपना they relied on live data available from 7 continuous ambient air quality monitoring stations spread across 6 cities in 5 states. 2 stations in Guwahati, 1 station each in Shillong, Agartala, Kohima, Aizawl and Naharlagun. Naharlagun is in अरुणाचल प्रदेश। तो उसने इन सारे स्टेशंस के एयर क्वालिटीज़ के डेटा को लिया है, उसके बाद अपना रिसर्च को पब्लिश किया है। अब उसमें उसने देखा है कि बहुत सारे अभी जो ये अपने एयर क्वालिटी के मेजर करने के लिए जो सारे स्टेशंस हैं वो रिसेंटली सेटअप्स किए गए हैं, यानी कि प्रीवियस लास्ट 2 ईयर्स में इन सारे स्टेशनों को सेटअप्स किए गए। तो बहुत ज़्यादा ये रिलायबल डेटा नहीं दे पाए हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि उसमें से कुछ अभी स्टेशंस वर्क भी नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टेशंस ये लास्ट ईयर से ही वर्क करना स्टार्ट किया है। सिर्फ गुवाहाटी स्टेशन, गुवाहाटी और अपना गुवाहाटी का है, और एक अपना जो दूसरा है शायद आई थिंक शिलांग स्टेशंस है जो जिसने अपना 2 साल का डेटा दिया है। बाकी कोई भी स्टेशन अपना कंटिन्यूअस 2 ईयर्स का डेटा सबमिट करने में असफल ही रहे हैं। तो हम बहुत सारे इसको रिलाई भी नहीं कर सकते हैं कि इसके डेटा को बहुत सारे रिलाई भी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जैसे कि अब हम इससे क्या देखेंगे, एक्सेप्ट गुवाहाटी रेस्ट द सिटीज इन द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट हैव लो एनुअल PM 2.5 लेवल, बट ड्यूरिंग विंटर एपिसोड्स हाई pollution were common. The study noted weekly PM 2.5 levels could go as high as 189 microgram per meter cube in Guwahati. तो उसमें उसने देखा है कि जो गुवाहाटी का जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके डेटा को देखने के बाद उसने देखा है कि साल में बहुत सारा ऐसे वीक्स भी आए हैं जिसमें गुवाहाटी का 189 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पार्टिकुलेट मैटर गया हुआ है। यानी कि अगर हम उस एनुअल को उसने फिर क्या किया है, रेक्टिफाई किया इस डेटा को और एनुअल प्रोजेक्शन किया है। एनुअल प्रोजेक्शन के हिसाब से गुवाहाटी का क्या है कि गुवाहाटी का मोर और लेस अबाउट 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास ही रहा है, यानी कि वो अपना कह सकते हैं कि एक जो नेशनल स्टैंडर्ड है उससे हाई रहा है। उसके अलावा बहुत सारे अपने जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, उनका क्या है कि 40 या 45 के अक्रॉस ही रहा है। तो ये अर्ली साइंस हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो वर्स्ट कंडीशंस की हो जा रही है। अब इस अर्ली साइंस से हम क्या कर सकते हैं, इस अर्ली साइंस से हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ पे लोग हैं वो इनको संज्ञान में ले सकते हैं। उसके अलावा अपने क्या होता है कि एयर क्वालिटी, जैसे कि हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भागते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या लोगों को रोज़गार मिले वगैरह, तो उसके एक बियॉन्ड ये अपना एक नुकसान भी होता है कि जैसे कि एयर क्वालिटी अपनी वर्स्ट हो गई तो बहुत सारी इलनेस को प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज क्रिएट होते हैं, वहाँ पे भी हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर हमारी एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर है सबके लिए। तो अपना ये था अर्ली साइंस ऑफ वर्सनिंग एयर इमर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ये इनएस्केपेबल रिस्क ऑफ मैंडेटरी आयरन फोर्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें क्या है कि आयरन का फोर्टिफिकेशन अभी तक क्या है नेसेसिटी माना जाता था। एक रोग होता है एनीमिया, तो हम लोगों में एक ये वो हो गया था कि मतलब ये बहुत सारी पहले ऐसे रिसर्चें हुई थी या साइंटिफिक ऐसे रिसर्च हुई थी कि एनीमिया का जो रोग होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया का रोग ना हो इसलिए शुरू से ही लोग आयरन की गोली हो गया या वगैरह आयरन का इंटेक्स को क्या कर इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी क्या बहुत सारी रिसर्चें ऐसी निकल के आ रही हैं जिसमें पाया गया है कि आयरन का जो फोर्टिफिकेशन होता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो दूसरे बहुत सारे रोगों को प्रोड्यूस कर रहा है, इलनेस को बढ़ा रहा है। जैसे कि अपना हाइपरटेंशन हो गया या अपना डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या हाइपरलिपिड्स जैसे रोगों को भी ये बढ़ा रहा है। तो इसके अलावा और हम देखें इसके अलावा अर्ली इनहेबिटेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो
अर्ली इनहेबिटेंट्स क्या है? न्यू एविडेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक इन रिमोट नॉर्थ अटलांटिक फूरे आइलैंड इंडिकेट दैट एन अननोन बैंड ऑफ ह्यूमन सेटल्ड देयर अराउंड 500 AD। तो ये क्या है कि रिसर्चर्स ने पाया है कि अपना जो नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ 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 अटलांटिक है, वहाँ पे एक फैरो आइलैंड्स है। और फैरो आइलैंड्स कहाँ पे? ये अपना, ये मान लीजिए ये अपना कह सकते हैं कि आइसलैंड एक कंट्री है, और जो अपना ये यूनाइटेड किंगडम है, इसके बीच में फैरो आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो फैरो आइलैंड्स में क्या है कि अर्ली इनहेबिटेंट्स की साइंस को, एविडेंसेस को फाइंड आउट किया गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये वहाँ पे पता लगाया गया है कि तकरीबन 500 AD के आसपास भी वहाँ पे एक सेटलमेंट्स हुआ करता था, और प्राय वहाँ पे सेट्स प्रजाति के लोग सेटल्ड हुआ करते थे। उसके अभी ये रिसर्च होने से पहले क्या अनुमान लगाया गया? तो साइंटिस्ट यही अनुमान लगाते थे वहाँ पे विकिंग्स नाम की प्रजाति पाई जाती थी, जो कि जिसको भी अर्ली हैबिटेंट्स वहाँ का माना गया था, और वो समय तकरीबन था 350 ईयर्स बिफोर द विकिंग्स। यानी कि जो साइंस अभी तक ये वहाँ पे जो अपना रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, ये मानते थे कि वहाँ पे सबसे पहली जो प्रजाति पाई जाती थी वो विकिंग्स प्रजाति पाई जाती थी। लेकिन अभी क्या रिसर्च में पाया गया है कि विकिंग्स प्रजाति से भी पहले वहाँ पे अर्ली हैबिटेंट्स पाए जाते थे, और वो प्राय सेल्स प्रजाति के लोग पाए जाते थे। और वो कब पाए जाते थे? वो पाए जाते थे विकिंग्स के रहने के भी 500 साल पहले। यानी विकिंग्स के 500 साल पहले भी वहाँ पे सेटलमेंट्स हुआ करता था, ह्यूमन सेटलमेंट्स हुआ करता था उस फैरो आइलैंड्स पे, जो कि प्राय सेल्स प्रजाति के लोग हुआ करते थे। तो ये रिसर्च को फाइंड आउट किया गया है। इसके अलावा अपना ये है न्यूज़ में कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिसर्चर्स क्रिएटेड द मोस्ट डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ डेट ऑफ बटरफ्लाई इन द अमेरिकन ट्रॉपिक्स, showing the areas of highest diversity coincide with regions most threatened by deforestation and development। रिसर्चर्स ने क्या किया है? एक बहुत ही विस्तृत मैप क्रिएट किया है, और वो मैप रिलेटेड है अपना बटरफ्लाई से रिलेटेड। तो अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे जो बटरफ्लाई से रिलेटेड एक ही बहुत ही डिटेल्ड मैप क्रिएट किया है, और उन्होंने उस मैप के अनुसार ये बताया है रिसर्चर्स ने कि जहाँ जहाँ पर भी ये डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहा है, जहाँ जहाँ पर भी ये डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट्स, शोविंग द एरियाज ऑफ हाईएस्ट डाइवर्सिटी कोइंसाइड विद द रीजन मोस्ट थ्रेटेंड। उन्होंने ये दिखाया है कि जो अपना डाइवर्सिटी का रीजन है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ अपनी बटरफ्लाइज की पाई जाती हैं, वहीं पर ही डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट्स जैसे कार्यों को किया जा रहा है, जो कि थ्रेटनिंग काज बने हुए हैं उस पूरी डाइवर्सिटी के लिए। तो रिसर्चर्स ने यही फाइंड आउट किया है, और उसने अपनी इस स्टडी को फाइंड आउट करने में मेनली ये ग्लास विंग्स बटरफ्लाइज को कंसीडर किया है, क्योंकि ग्लास विंग्स बटरफ्लाई की जो प्रजाति है उसमें तकरीबन 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो ग्लास विंग्स बटरफ्लाइज में तकरीबन 400 प्रजातियां, पर द स्टडी फोकस्ड ऑन ग्लास विंग बटरफ्लाइज, ए लार्ज ग्रुप विद नियरली 400 स्पेसीज दैट अकर थ्रू आउट मच ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये अपनी जो प्रजाति है वो थ्रू आउट नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा क्या है? कार्बन सिंक्स की एक रिपोर्ट है। कार्बन सिंक्स की रिपोर्ट रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि जो अपने ओल्ड फॉरेस्ट है उनमें कार्बन सिंक की जो कैपेसिटी होती है वो अपने न्यूली जो फॉरेस्टेड होते हैं, जो नए वन होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पाई जाती है। वो किस लिए पाई जाती है? तो रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो ओल्ड फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो उनकी जो ब्रांचेस की जो कैनोपी होती है उसमें क्या होता है कि डस्ट या सॉइल अपनी रेस्ट कर जाती है, और वो जो सॉइल रेस्ट कर जाती है उसकी वो क्या करती है? कार्बन सिंक का काम करती है। तो वो जो कार्बन सिंक करती है उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो बीनीथ ऑफ द फॉरेस्ट होती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अभी ये तो नहीं पता लगा पाए हैं कि उसकी मात्रा कितनी होती है या कंपैरेटिवली कितनी कैपेसिटी स्टोर करती है, लेकिन मोर और लेस ये फाइंड आउट कर लिया है कि जो ओल्ड फॉरेस्ट होते हैं उनकी ब्रांचेस की जो कैनोपी होती है उसमें जो कार्बन सिंक की जो कैपेसिटी होती है वो बीनीथ ऑफ द फॉरेस्ट से ज़्यादा होती है।
इसके अलावा और क्या न्यूज़ में है, और न्यूज़ में ये है कि टोन ऑफ वॉइस पे जो रिसर्च की गई है, तो रिसर्चर्स ने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि जो सील होती है, सील आप एक जानते होंगे, सील जानवर होता है, उसके जो पपी होते हैं, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें एक टेंडेंसी होती है अपनी वॉइस को अप एंड डाउन करने की। वो क्या करते हैं कि जो सील प्रजाति है, जो अपना सील जानवर होता है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बेबी सील्स कैन अडॉप्ट देयर वॉइसेस टू साउंड्स। जो बेबी सील्स होते हैं, जो सील्स के बच्चे होते हैं, उनमें एक कैपेसिटी होती है अपनी टोन को या अपनी वॉइस को अप एंड डाउन करने की। वो क्या करते हैं कि जैसे भी कोई दूसरी आवाज़ अगर उन्हें अपनी स्पीड से लाउडर सुनाई देने लगती है, तो अपनी स्पीड्स को वो डाउन कर लेते हैं, अपनी वॉइस को डाउन कर लेते हैं जब वो किसी दूसरे जानवर की लाउडर वॉइस को सुनते हैं। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी पिच को, अपनी वॉइस की पिच को अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। तो उनमें से एक ह्यूमन की भी एक क्वालिटी होती है, ह्यूमन स्पेसीज़ भी एक ऐसी होती है जो अपने पिच को अप एंड डाउन ले जा सकती है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि अब हम ये बेबी सील्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा एनिमल मॉडल का काम कर सकते हैं, और ह्यूमन की स्पीच में किस तरह से मतलब ये इवोल्यूशन हुआ है उसकी स्टडी को फाइंड आउट करने में मदद कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ऐसे बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े करंट इश्यूज़ को मैं आपको लाता रहूँगा ताकि आप भी अवेयर होते रहें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयर हैं तो आपका मतलब आप खुश रह सकते हैं, पीस इन द माइंड रह सकती है आपकी। और ओके, थैंक यू।